नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां की जनता प्रश्न करती है कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। यह स्वाभाविक सा प्रश्न अब बहुत आम हो चला है, खासकर छत्तीसगढ़ में, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की रुखसती हुई थी महज 15 सीटों के साथ, जैसा सबको मालूम है, और मौजूदा समय में कांग्रेस 71 सीटों के साथ सबसे मजबूत स्थिति में है पूरे भारत में। अपने दम पर जिन दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वह छत्तीसगढ़ में सबसे सुदृढ़ स्थिति में है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह का राजनीतिक घमासान देखने को मिल सकता है वह पहले कभी छत्तीसगढ़ ने नहीं देखा होगा। अभी हाल में ही 12 मार्च को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जहां प्रदेश भर के करीब 1,80,000 कर्मचारी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। नवा रायपुर के तूता में अनियमित कर्मचारियों की ओर से यह मांग की गई है कि कांग्रेस के द्वारा 2018 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था। बाकायदा घोषणा पत्र भी सोशल मीडिया में वायरल करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन 1,80,000 कर्मचारियों की नियमितीकरण की बात हो रही है वहां अब सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। इन अनियमित कर्मचारियों में अनियमित कर्मचारियों के अलावा संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रम आयुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन, जॉब दर के कर्मचारियों की नियमितीकरण, पृथक किए गए कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर 12 मार्च को नवा रायपुर के तूता में बड़ा आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन के बारे में पूर्व प्रमुख सचिव और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके गणेश शंकर मिश्र भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने जहां इस मांग को वाजिब बताते हुए इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। यहाँ देखने वाली बात यह होगी 12 मार्च को अनियमित कर्मचारियों के इस मंच को कितना सियासी रंग मिल सकता है। इस आंदोलन के अगले ही दिन कांग्रेस की ओर से राजीव भवन यानी कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक का मार्च होगा, जहां अडानी मामले में जांच की मांग को लेकर देश भर में कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे आंदोलन की इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी 15 मार्च को पीएम आवास के मुद्दे पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। यानी बैक टू बैक जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं उससे तस्वीर साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रही है। अभी तो मार्च का महीना है, चुनाव करीब नवंबर में होंगे, लेकिन हालात अभी से ऐसे बना दिए जा रहे हैं जिससे प्रदेश भर में एक नहीं कई आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। इन आंदोलनों से आम जनता को कितना फायदा होता है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जनहित से जुड़े सभी मुद्दे जिसकी जवाबदेही सीधे तौर पर सत्ताधारी दल की या सरकार की होती है, यहाँ कांग्रेस के ऊपर दबाव ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक होने के मूड में नजर आ रही है। जिस तरह से व्यूह रचना रची जा रही है, जिस तरह से सामाजिक समीकरणों के अलावा आंदोलनों को धार दी जा रही है, इससे सियासी गर्मी जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दल एकजुट होकर महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर और तमाम प्रमुख स्थलों पर आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है जिससे सियासी फायदा मिल सकता है और आम जनता से सीधे जुड़कर बात की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल के ऊपर अकेले बहुत बड़ी जवाबदारी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार लगातार बैठकें ले रहे हैं। मंडल और जिले के बाद संभागों की बैठकों के बाद चेहरों की बात होने वाली है। एक एक कर उन चेहरों को सामने लाया जाएगा जिन्हें चुनाव लड़वाना है। नए चेहरों की जहां तक बात हो रही थी तो लगातार भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर अपनी स्थिति स्पष्ट करते रहे और उन्होंने जिस तरह से पत्रकारों को यह समझाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसमें जीतने की संभावना होगी, ऐसी आम प्रतिक्रिया जिसे हर कोई जानता है, लेकिन संकेतों की भाषा को समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से किन्हें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जहाँ तक जाति का समीकरण की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी नारायण चंदेल को जिस तरह से बनाया गया, साहू और कुर्मी समाज के इन दोनों प्रमुख नेताओं को जिस तरह से महत्व दिया गया, वैसे लगातार आदिवासी चेहरे को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उसके बाद बदले हुए हालात में सीएम भूपेश बघेल को टक्कर देने भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के अनुषंगिक संगठन एकजुट होकर अपनी तैयारी में लगे हैं। अभी जहां आंदोलन हो रहे हैं वहीं एक बड़ी धर्म सभा भी होने वाली है।
19 मार्च को रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा होगी। जो संतों की पदयात्रा छत्तीसगढ़ के विभिन्न 4 कोनों से निकलकर रायपुर पहुंचेगी। वहां संत सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्र के समर्थन में और धर्मांतरण और लौ जिहाद जैसे मुद्दों के विरोध में खुलकर बात कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं ले रहे हैं। संत जब जहां जाते हैं तो जाहिर तौर पर गांव में उनका खासकर विशेष प्रभाव होता है। आम जनता में उनका जो आदर और सम्मान है, उनकी ओर से कही गई एक एक बात को ब्रह्म वाक्य माना जाता है। विश्व हिंदू परिषद संतों की इस यात्रा की अगवानी कर रही है। इसके अलावा अन्य अनुषंगिक संगठन भी संत पद यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। अलग जगहों से जब यह पद यात्रा रायपुर पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर इसका स्वरूप कहीं ज्यादा वृहद होगा। खासकर जब धर्म सभा की बात आती है तब मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब खासकर सनातन से जुड़े हुए लोग प्रतिक्रिया बहुत तेजी से और तुरंत देते हैं। रायपुर के गुड़ियारी में होली के दौरान एक पोस्टर को जलाने के बाद लोग जिस तरह से एकजुट हुए, वहां प्रशासन पशुपेश में पड़ गया। फौरन कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। खासकर ऐसे मुद्दे जहां दूसरे धर्म के लोग ऐसे उत्पात में शामिल होते हैं तो मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। खासकर तब जब जिस साल चुनाव हो और वो भी राजधानी का मामला हो। ऐसे हालातों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर शासन के ऊपर दोहरी परेशानी आ जाती है। ऐसे ही अनेक हालात अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। बदले हुए हालात में जहां पहले कभी प्रिंट मीडिया का खासा महत्व हुआ करता था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया है और अब डिजिटल क्रांति जिस तरह से आई है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। लोग तुरंत गूगल कर प्रश्न का प्रतिप्रश्न खड़ा करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से जो एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की सियासत में इसका खासा फर्क देखने को मिलेगा। खासकर तब जब देश की 70% के करीब आबादी 35 साल के नीचे हो। ऐसे में जब वोटरों की बात आती है तो जाहिर तौर पर सियासी दलों का पूरा फोकस खासकर युवाओं पर होता है, संवेदनशील मुद्दों पर होता है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए 2,500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बजट में 250 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है और साथ ही कृषि और किसानों पर पूरा ध्यान लगाया गया है। किसानी के बारे में एक अध्ययन के अनुसार यह कहा जाता है कि कृषि से जुड़े हुए करीब 64% युवा हैं। इनके लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है उससे जाहिर तौर पर मौजूदा सरकार को फायदा मिल सकता है। इस पर भी भाजपा के रणनीतिकारों का ध्यान है कि आखिर इसकी काट कैसी खोजी जाए। ऐसे ही धीरे धीरे बदलते हुए हालात में जहां बड़े बड़े मुद्दे खुलकर रखे जा रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी अब खुलकर दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने खासकर अनियमित कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से बातें कही, हाल में ही उनका यह बयान चर्चा में रहा और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हमने जानकारियां मंगवाई है, अभी कई और जानकारियां आनी अन्य विभागों से, उसके बाद नियमितीकरण की बात होगी। सीएम भूपेश बघेल ने जो कुछ भी कहा स्पष्ट रूप से कहा, उनकी बातों को आप गौर करें कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल की तरह ऐसे ही साफ गोई से बात करने वाले एक और मंत्री हैं कवासी लखमा। उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर, जो कि स्वयं आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कुछ समझाने की कोशिश की और वे बेहद गंभीर लगे और शराब को सामाजिक बुराई बताते हुए उन्होंने शराबबंदी कैसे होगी इस पर अपनी राय कुछ इस तरह से रखी थी। जल्दीबाजी होगा, जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। अभी मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा, उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। सीएम और आबकारी मंत्री के इन दोनों बयानों पर मैं पहले की वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन समसामयिक विषयों पर जब इस तरह से तथ्यों को रखा जाता है तो जाहिर तौर पर विमर्श और ज्यादा व्यापक हो जाता है। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखिएगा। राष्ट्रबोध के जनमन के साथ बने रहने के लिए कृपया लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।